साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। आज की क्लास दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो एकताधारी व्यवस्था थी उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें जानेंगे कि एकताधारी व्यवस्था क्या है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो प्रांतीय प्रशासन था उसके विषय में अध्ययन किया था। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। बस आपसे यही अपेक्षा करते हैं हम। और तो क्लास शुरू करते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए, जो एकताधारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था की शुरुआत संभवतः सबसे पहले जो सल्जुक शासक हुआ करते थे, सल्जुक वंश के, उन्होंने की थी। ईरानी शासक हुआ करते थे। अब आगे देखिए, ईरानी भूस्वामियों को दहकान, ध्यान दीजिएगा, जो ईरानी भूस्वामी होते थे, ईरान के रहने वाले जो भूस्वामी होते थे, उन्हें दहकान के नाम से जाना जाता था। जैसे अगर भारत की बात कीजिए, भारत में जो भूस्वामी होते थे उन्हें जमींदार कहा जाता था। उसी तरीके से ईरान में जो भूस्वामी होते थे उन्हें दहकान के नाम से जाना जाता था। आगे लिखा, जो एकता शब्द है, बहुत बार प्रश्न बना है। एकता जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। आपको समझना है, जो एकता या आकता शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न बना है, इसलिए आपको ध्यान देना है। और जो देखिए यहाँ पे, इसका अर्थ है उस विशेष भूखंड से है जिसका राजस्व सैनिकों अधिकारियों को उनके वेतन के बदले आवंटित किया जाता था। अब आपको यार थोड़ा समझाते हैं। देखिए, जिससे कोई अधिकारी है, जैसे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में समझे तो एक डीएम को समझ लेते हैं। डीएम जो एक जिले का पूरा मालिक होता है, अगर सरकार इनको एक निश्चित वेतन ना दे, इनका कोई निश्चित वेतन ना हो, और सरकार इनसे कहे कि आपको हम 500 बीघे जमीन या 1000 बीघे आपको जमीन देते हैं, आप उसमें अपना खेती करिए, जो अनाज आप उसमें पैदा करें, और उससे से जो आप जब अनाज उत्पादन उसमें हो जाए तो आप उसको जब बेच दें, जितना आपका वेतन बनता है उतना वेतन आप ले लीजिए। बाकी जो आपके वेतन से ज़्यादा उत्पादन हो आप उसे राज्य को लौटा दें। यही व्यवस्था इस एकताधारी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल थी। अर्थात वेतन के बदले जो विशेष भूमि या भूमिखंड किसी अधिकारी को दिया जाता था, आवंटित किया जाता था, वही होता था एकताधारी व्यवस्था। ठीक। अब देखिए, एकता प्राप्त व्यक्ति को, जो एकता प्राप्त व्यक्ति होते थे उन्हें मुक्ता के नाम से जानते थे, हाकिम कहते थे, अमीर कहते थे, और आगे चल करके उन्हें वजहदार भी कहा जाने लगा। जैसे गांव में कुछ जिनके पास ज़्यादा खेत होता है, आज भी कल भी उनको लोग तमाम नामों से पुकारते हैं। उसी तरीके से जो उस समय जिनको एकता प्राप्त हो जाता था उन्हें व्यक्ति मुक्ता या हाकिम या अमीर या वजहदार के नाम से जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर बताएं, जैसे अगर कोई मास्टर या टीचर हो गया तो उसकी जो पत्नी होगी, अगर व्यक्ति मास्टर हो गया तो उसकी जो पत्नी होगी, लोग उससे मास्टरानी के नाम से पुकारते हैं। ठीक। अगर किसी की पत्नी मास्टर है, टीचर है, अगर आदमी टीचर नहीं है तो वो भी उसे लोग मास्टर के नाम से पुकारते। वही हाल इसमें है, जिससे एकता प्राप्त हो गया
ठीक। तो उसे लोग तो गांव में मुक्ता या हाकिम, अमीर या वजहदार के नाम से पुकारने लगी। आगे लिखा है कि सल्जुकों के वजीर रह चुके निजामुल मुल्क तूसी की सियासतनामा में इक़्तादार का कार्यकाल 3 वर्ष बताया गया है। अब आपको यहाँ समझना है कि जो सल्जुक शासक हुआ करते थे, जहाँ से इक़्ता प्रणाली की शुरुआत हुई, वहाँ पे एक इक़्तादार थे जिनका नाम था निजामुल मुल्क तूसी। ठीक है। अब एक पुस्तक है जिसका नाम है सियासतनामा। सियासतनामे में बताया गया है कि जो इक़्तादार होते थे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। आपको समझना यहाँ पे, अगर मान लीजिए कहीं से प्रश्न उठा के दे दे कि इक़्तादार का कार्यकाल कितना वर्ष था, सियासतनामा के अनुसार 3 वर्ष था। यहाँ देखिए मिनहाज ने संभवतः आयालत शब्द का प्रयोग अक़्ता के अर्थ में किया है। अगर यहाँ पे केवल मिनहाज की बात थोड़ा टिपकर अगर प्रश्न बनाने का प्रयास करे आयो, तो अगर यह प्रश्न दे दे कि मिनहाज सिराज ने अक़्ता या इक़्ता शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो वह शब्द है आयालत। ठीक है, आपको यही समझना है। आगे लिखिए, अक़्ता जिस रूप में भारत पहुंची उसका प्रारूप सर्वप्रथम खलीफा या मुक़्तादिर ने बनाया। अब आपको यहाँ लिखिए और समझना है कि जो अक़्ता व्यवस्था ईरान के सल्जुकों में लागू थी, जिस प्रारूप के साथ कि भारत में लागू करने की बात हुई या जिस रूप में भारत पहुंची, उसका जो प्रारूप पूरी तरीके से बनाया गया था, वह बनाया था खलीफा ने, जिसका नाम था मुक़्तादिर। खलीफा मुक़्तादिर ने जो भारत में इक़्ता व्यवस्था लागू की गई, उस प्रारूप का बनाने वाला था, प्रारूप करता था। ठीक। और जो प्रारूप बनाया था खलीफा मुक़्तादिर ने, इसे 2 श्रेणियों में बांटा था। ठीक, इसे 2 श्रेणियों में उसने बांट दिया। अब इसमें देखिए, जो पहली श्रेणी है उसमें है इक़्ता-ए-तमलीक। आपको समझना है, इक़्ता-ए-तमलीक। ठीक। और दूसरा है इक़्ता-ए-इस्तिग़लाल। ठीक है, दूसरा है इक़्ता-ए-इस्तिग़लाल। ठीक है। अब सबसे पहले आपको समझना है कि जो इक़्ता-ए-तमलीक है, यह क्या होता है। जो इक़्ता-ए-तमलीक है, यह खालसा के प्रांतीय स्तर की इक़्ता होती थी। ठीक है, यही आपको समझना है। जो इक़्ता-ए-तमलीक है, आपको समझना है, यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है इक़्ता-ए-तमलीक क्या है। जो इक़्ता-ए-तमलीक है वह खालसा के प्रांतीय इक़्ता स्तर की इक़्ता होती थी। ये खालसा क्या है? खालसा जो सरकार की व्यक्तिगत भूमि होती थी या जिसे जो सरकारी भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहा गया। तो खालसा के प्रांतीय स्तर की इक़्ता को इक़्ता-ए-तमलीक के नाम से जाना गया। आगे लिखिए, उसके अंतर्गत वह भूमि होती थी जिसमें खेती होती थी या बंजर थी या जिसमें खाने होती थी। यह नियुक्ति द्वारा हस्तांतरित इक़्ता थी जिसका संबंध भूमि से था। अब यह देखिए, यहाँ पे ये जो खालसा भूमि पे जो प्रांतीय स्तर की इक़्ता होती थी, इसके अंतर्गत जो भूमि थी वह खेती करने योग्य भूमि हो सकती है या वह भूमि बंजर हो या जहाँ पे खनन की संभावना हो या जहाँ पे जैसे कोयला खनन हुआ या फिर जहाँ पत्थर निकाला जा रहा है। इस तरीके जो खनन क्षेत्र है, जो सरकारी क्षेत्र थी,
वही यहाँ पे एकता तमलीग भूमि के अंतर्गत शामिल थी। आज जो यह खालसा जो एकता तमलीग भूमि है, यह नियुक्ति हस्तांतरित एकता थी, अर्थात इस भूमि को एक दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता था। अर्थात जैसे अगर किसी व्यक्ति को अभी एकता प्रदान की गई है एक सैनिक को, जब सैनिक नहीं रहेगा तो बाद में उस एकता को दूसरे को प्रदान कर दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई टीचर हो गया, अगर टीचर एक समय के बाद रिटायर हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह दूसरे को प्रदान कर दी जाती है, ठीक, अर्थात वह हस्तांतरित हो जाती, किसी की बपौती उसमें नहीं है, ठीक। जब सरकार चाहे, जब शासक चाहे, वह दूसरे को प्रदान कर सकती है, अर्थात वह जो एकता तमलीग भूमि है यह हस्तांतरित भूमि हुआ करती थी, ठीक है। अब देखिए जो दूसरी प्रकार की भूमि है एकता इस्तिगलाल, एकता इस्तिगलाल, इसे हस्तिकलाल भी कहा जाता था। यहाँ देखिए लघुकालिक फौजदारी या कुछ गांव के रूप में प्रदत्त छोटी एकता थी। जो एकता तमलीग थी ये प्रांतीय स्तर की एकता होती थी, ठीक। जो एकता इस्तिगलाल भूमि है यह एक छोटी एकता होती थी, इसका क्षेत्र सीमित होता था या कुछ गांव की होती थी या फौजदारी से संबंधित होती थी, ठीक है। आगे देखिए इसे स्वभोगाधिकार एकता संबंधी एकता भी कहा जाता था, अर्थात केवल जो जिस व्यक्ति को प्रदान की जाती थी वह उसी का केवल खुद के लिए वह यूज करे, ठीक है, केवल खुद के लिए वह प्रयोग कर सकता था बस। जैसे हमें प्रदान हुआ है, केवल हम अपना वहाँ पे जितना हमारा खर्चा निकल जाता है हमारे परिवार का उतने का बस हमें एकता प्रदान की गई। और जो एकता तमलीग है, जैसे हमने कोई सेना रखी है, प्रशासन को संचालित करने के लिए हमारे अंदर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये अपना वेतन प्लस और सबका जो वेतन है उनका खर्चा काटने के बाद जो बचता वो सरकार को देते थे, अर्थात बड़ी एकता होती थी, उसे एकता तमलीग कहते हैं। लेकिन एकता इस्तिगलाल जो है यह केवल व्यक्तिगत होता था, हमारे खर्चे के लिए जो हमें मिल गया वही स्वभोगाधिकार संबंधी एकता है। इसमें हम अपना खर्चा निकाल लें अपने परिवार का बस, इसके अलावा हमें इससे और किसी को कुछ देना नहीं है। आगे देखिए लिखे इसका संबंध प्रति से होता था, खुद से होता था। आगे लिखा है कि अल मावर्दी ने इसे जीवन यापन के लिए राजस्व का हस्तांतरण कहा। यही है कि जो अपने जीवन यापन के लिए सरकार को प्रदान की जाती थी, सरकार के द्वारा जो व्यक्ति को प्रदान की जाती थी वही यहाँ पे एकता इस्तिगलाल कहलाए। अब आगे लिखा है, देखिए शब्द आया है तौफीर, एक शब्द है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तौफीर, ठीक। ये जो तौफीर शब्द है इसका मतलब होता है एकता के अनुमानित आय से, एकता के अनुमानित आय में बढ़ोतरी। ये प्रश्न अगर मतलब एक जो शब्द है अगर प्रश्न के रूप में पूछ लिया कि तौफीर क्या है, तौफीर का मतलब होता है एकता के अनुमानित आय में बढ़ोतरी, ठीक। अब देखिए ये जो तौफीर, ये जो एक दूसरा शब्द नीचे लिखा है, ये जो फवाजिल शब्द है ये भी बहुत बार प्रश्न बना है, इसीलिए हमने आपको बताया कि जो फवाजिल होता है एकता से प्राप्त अतिरिक्त आय जो केंद्र का हिस्सा होती थी, अर्थात बात करें जो फवाजिल अर्थात जो फाजिल होती थी, अगर इसे साधारण भाषा में समझे कि जो फाजिल हो गई,
अर्थात जैसे अगर सरकार आपको या आपको एक निश्चित भूमि प्रदान की सरकार, तो कहा कि आपको हम 1000 बीघे जमीन प्रदान करते हैं, आप अपना हिस्सा उसमें रख लीजिए, जो आपका वेतन मिलता है, जो आपको हम 10,000 रुपये दे रहे हैं, या फिर 1 लाख रुपये आपको वेतन दे रहे हैं, आपके पास जो सेना है या फिर जो भी है आपके पास, आप उन सबका वेतन काट लीजिए। उसके बाद जो उससे फाजिल होता है वह आय हमें मतलब केंद्र को आप वापस कर दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी को 1000 बीघे प्रदान की गई, और जो उसे एकता प्रदान की गई है, जो उसे जमीन प्रदान किया है सरकार ने या शासक ने, उस पूरे जमीन से 5 लाख रुपए प्रदान हो रहा है। तो जो खर्चा अपना 1 लाख रुपए काट लिया, 4 लाख रुपए ज्यादा हुआ, अतिरिक्त आय से हुई ना, तो 4 लाख रुपए वह सीधे सरकार को वापस कर देगा। वही है फवाजिल, अर्थात जो फाजिल आय है, फाजिल आय को फवाजिल या अतिरिक्त आय जो है उसे फवाजिल आय कहा गया। अब यहाँ देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को फवाजिल भेजने से मुक्त कर दिया था। ठीक, अब देखिए यहाँ इकतादारी प्रथा सामंतवाद से इस अर्थ में भिन्न थी कि एक तो इसमें केंद्र का नियंत्रण ज्यादा था, दूसरे यह हस्तांतरणीय थी तथा वंशानुगत नहीं थी। अगर यहाँ पे बात करें जो इकतादारी व्यवस्था है और सामंतवाद, यहाँ पे दोनों में अंतर बताने का प्रयास किया गया है कि जो इकतादारी व्यवस्था थी इस पर केंद्र का नियंत्रण काफी ज्यादा होता था, और सामंतवाद में केंद्र का नियंत्रण बहुत कम स्तर पर होता था। और दूसरा अंतर यह है कि जो इकतादारी व्यवस्था है, जो एकता प्रदान किया जाता था लोगों को, यह एक दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता था, लेकिन जो सामंती व्यवस्था है यह दूसरे को प्रदान नहीं किया जा सकता था। और तीसरा अंतर यहाँ पे है कि जो इकतादारी व्यवस्था है यह वंशानुगत नहीं होती थी, अर्थात यह हस्तांतरित थी। ठीक है, और जो सामंतवादी व्यवस्था है यह वंशानुगत होती थी, अर्थात तो पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र का पुत्र, इस तरीके से जो व्यवस्था चलती थी इसे वंशानुगत व्यवस्था कहा जाता था। ठीक, आगे देखिए, हस्तांतरित होने के कारण ही रेवर्टी ने एकता को यूरोप में प्रचलित फीफ के समकक्ष समझने की भूल की। आगे लिखा है कि इस व्यवस्था के मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। अब प्रथम उद्देश्य देखिए जो दिया है यहाँ पे, प्रथम उद्देश्य यहाँ पे दिया है कि सामंतवाद के राजनीतिक स्वरूप को समाप्त करना, और दूसरा यहाँ पे है कि दूर दराज के क्षेत्रों को केंद्र से जोड़ना। यहाँ पे जो इकतादारी व्यवस्था है इसे लागू करने का जो उनका जो उद्देश्य थे वह 2 स्तर के थे। पहला उनका उद्देश्य था कि जब हम इकतादारी व्यवस्था को लागू करेंगे तो इससे जो सामंती व्यवस्था है, जो सामंती व्यवस्था चल रही है, इसे धीरे धीरे राजनीतिक रूप से हम समाप्त कर देंगे। और दूसरी व्यवस्था इसमें होगी कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जिस पर दूर से प्रशासन की व्यवस्था संचालित करना अच्छी नहीं थी या कमजोर थी, उस दूर दराज क्षेत्रों पर केंद्र की मजबूत पकड़ बनाने के लिए भी इकतादारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब आगे देखिए, अकता प्राप्त सुल्तान की बेग में जो उसकी पत्नियां होती थी
और धार्मिक व्यक्ति एकता धारकों की अंतिम श्रेणी में आते थे। जो सुल्तान की बेगम होती थी और जो धार्मिक व्यक्ति होते थे, ये एकता प्रदान करने की अंतिम श्रेणी में आते थे। अब आगे देखिए, सुल्तान के समान मुक्ता भी भूमि का निःशुल्क अनुदान कर सकता था। अब देखिए यहाँ पे, जैसे जो सुल्तान किसी व्यक्ति को कोई इकता प्रदान किया और जो मुक्ता जिसे प्रदान कर दिया तो वह मुक्ता इकता कहलाया। हाँ, तो वह अगर चाहे वह भी किसी को निःशुल्क उस एकता में से कुछ भाग दूसरे को दे सकता था, वो भी निःशुल्क। ठीक है। अब आगे लिखा कि जैसे बदायूं के मुक्ता ताजुद्दीन संजर कुतलुग ने मिनहाज को जीवन यापन के लिए एकता दी थी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर किसी को, जैसे मान लीजिए हमें एकता प्रदान किया गया है, तो हमें इतना अधिकार है कि हम अपने एकता में से दूसरे को भी कुछ भाग प्रदान कर दें कि आप इतना भाग ले लीजिए, अब जाके अपना जीवन यापन अच्छे से कीजिए। ठीक है, यह व्यवस्था भी इस एकतादारी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल थी। अब यहाँ पे देखिए, मिनहाज को मुक्ता बलबन से भी 30,000 जीतल की आय वाली गांव प्राप्त हुई थी। और जो मिनहाज थे, इनको बदायूं की जो मुक्ता इक़्तिदार था ताजुद्दीन संजर कुतलुग ने मिनहाज को अपनी तरफ से जीवन यापन के लिए कुछ एकता प्रदान की थी। आगे चल करके जो बलबन जो था, जब ये शासक नहीं बना था, यह भी मिनहाजुद्दीन सिराज को कुछ गांव प्रदान किया। उस जो गांव से प्रदान किया था एकता के रूप में, उस गांव से 30,000 जीतल की आय प्राप्त होती थी। तो इस तरीके से हमने जो एकतादारी व्यवस्था है इसकी चर्चा की। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो भारत में एकतादारी व्यवस्था का विकास हुआ, कैसे हुआ, किन किन लोगों ने किया, इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।